नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है और उसका ये लास्ट वीडियो है आज। उसके बाद चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा। तो चैप्टर 2 में आज अपन बात करेंगे मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के डिटर्मिनेशन के मेथड्स देखेंगे अपन। यानी हमारे पास रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट्स बनते हैं या कोई प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन सी इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी है, कौन कौन सी ट्रांजिशन स्टेट्स बनी है, बॉन्ड्स का किस प्रकार से टूटना हुआ है, किस प्रकार से नए बॉन्ड्स का बनना हुआ है, उसको अपन यदि एक क्रमशः चेन में लिख देंगे, क्रमशः चेन में कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप हम लिख देंगे तो क्या बन जाता है अपने पास मैकेनिज्म। तो उस मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए कई मेथड्स अपने पास हैं। उन मेथड्स में से सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस मेथड। प्रोडक्ट एनालिसिस यानी प्रोडक्ट का एनालिसिस करके हम मैकेनिज्म बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे कोई रिएक्टेंट है उनको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट में। फिर अपने को कौन कौन के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको एनालाइज करके क्या बता देंगे कि रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, यहां पर ये अपने पास पैराक्लोरोटोल्यूइन है, पैराक्लोरो और ये क्या हुई, टोल्यूइन। हमने इसमें सोडामाइड और क्या डाली है, लिक्विड अमोनिया, जो कि कल अपन ने एक इंटरमीडिएट पढ़ी थी बेंजाइन, याद आ गया होगा। इसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगी, लेकिन अपने को नहीं पता बेंजाइन बनेगी। तो अपन क्या काम करेंगे, जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो हमें जहां से Cl हटा वहां भी NH2 मिल रहा है और इसके बगल में भी क्या मिल रहा है अपने को, NH2 मिल रहा है। यानी पैरा और अपने पास मेटा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब अपन ये नहीं कह सकते कि ये सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों कि जहां से Cl हटा अगर वहीं पे सिर्फ NH2 होता अपने पास तब तो अपन कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे भी NH2 जुड़ा हुआ मिल रहा है अपने को। इसका मतलब अपने को कोई ऐसा मैकेनिज्म देना है जिस मैकेनिज्म के आधार पर ये बता सकें कि हाँ ये दोनों प्रोडक्ट्स इस प्रकार से बने हैं। और इसके लिए हमने क्या करना है, बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म आपको याद हो तो कल अपन बेंजाइन इंटरमीडिएट पढ़ी थी, उसमें आपको मैंने बता दिया था। एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये अपने पास एमाइड आयन है, ये एमाइड आयन यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड में आता है, यहाँ से Cl- बाहर निकल जाता है और ये अपने पास क्या बन गई, बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गई। फिर ये NH2 यहां भी अटैक करता है और यहां पर भी अटैक करता है, तो हमें पैरा उत्पाद भी मिलेगा और हमें यहां पर मेटा उत्पाद भी मिलेगा। तो कहने का मतलब इन प्रोडक्ट्स को देख करके हमने क्या बताया कि इसमें क्या बनेगी, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनती है। अब अपन दूसरा मेथड देखते हैं, स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट का अध्ययन करके भी अपन क्या काम कर सकते हैं कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा। जैसे हाफमैन ब्रोमोवेट रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, जिसमें अपन क्या काम करते हैं, एमाइड को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो CONH2 ग्रुप होता है उसको NH2। ये रिएक्शन भी अपन कल पढ़ चुके हैं। इसका मैकेनिज्म भी मैं कल आपको बता चुका हूं और इसका मैकेनिज्म जो कल अपन ने पढ़ा था वही है अपने पास, इसलिए कल का वीडियो आप देखें। ये याद रखना, इसमें जो इंटरमीडिएट है वो कल मैंने बताई थी आपको, वही है कौन सी, नाइट्रीन। ये नाइट्रीन किसमें कन्वर्ट हुई थी, मेथिल आइसोसाइनेट, और मेथिल आइसोसाइनेट की KOH के साथ रिएक्शन से क्या बन रहा है अपने पास है, ये वाला। तो अपन क्या काम कर सकते हैं कि इसमें कौन सी इंटरमीडिएट बन रही है, तो नाइट्रीन इंटरमीडिएट अपने को मिली, तो इस इंटरमीडिएट के आधार पर अपन ने क्या दे दिया, इसका ये वाला मैकेनिज्म दे दिया। जो तीसरा मेथड है वो है आइसोटोपिक इफेक्ट। तो आइसोटोप्स के माध्यम से भी अपन ये बता सकते हैं कि अभिक्रिया में कौन सा मैकेनिज्म लागू हुआ है। जैसे हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो ये अपने पास एस्टर हो गया, इसका जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन मीडियम, तो हमारे को क्या मिलता है, एल्केनोइक एसिड का सोल्ट मिलता है और ये अपने को संबंधित एल्कोहल मिल जाएगा। अब देखिए ये जो बॉन्ड है ये दो जगह से ब्रेक हो सकता है, एक तो यहां से ब्रेक हो सकता है और एक
यहां से ब्रेक हो सकता है। अब कौन सी जगह से ब्रेक हुआ, यानी ये CO और O के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटा है, अथवा O और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो टूटा है। अब हम यहां पर जो प्रोडक्ट्स बने उनको चेक करते हैं, तो हमारे पास एथिल अल्कोहल में आ रहा है क्या, जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है O18, वो एथिल अल्कोहल में। इसका मतलब एथिल अल्कोहल में यदि O18 आ रहा है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। क्यों? ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जा रहा है C2H5 वाले के साथ, तो फिर बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ? इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो कहने का मतलब हम इन आइसोटोप्स को काम में लेकर के भी ये पता कर सकते हैं कि दिए गए रिएक्टेंट में बॉन्ड का क्लीवेज कहां से हुआ है। तो हमने क्या पता कर लिया कि जो एस्टर होते हैं उसमें बॉन्ड कहां से टूटता है, जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन और कार्बन है उसके बीच का बॉन्ड टूटता है, न कि सैचुरेटेड ऑक्सीजन और जो अपने पास CO ग्रुप होता है उसके बीच का बॉन्ड। तो ये किससे पता लगा अपने को? आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से। अब अपन स्टीरियोकेमिकल एविडेंस के आधार पर भी मैकेनिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है और एक एल्किल हैलाइड और आएगा अपने पास दूसरा। ये अपने पास एक तरह से 2 डिग्री एल्किल हैलाइड आ गया। इस एल्किल हैलाइड में हमने जो रिएक्टेंट है वो क्या लिया है? कायरल लिया है। कायरल का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होता है तो वो कायरल ऑब्जेक्ट कहलाता है, और उसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कायरलिटी। तो हमने कायरल ऑब्जेक्ट लिया और इसके अंदर हमने डाइल्यूट बेस डाल दिया। जैसे मान लीजिए आपने NaOH डाल दिया। जब हमने इसमें NaOH डाला तो क्या हुआ? हमारे को इसमें जो ये रिएक्टेंट था वो या तो जैसे D आइसोमर है अथवा L आइसोमर है, लेकिन मिक्सचर के रूप में हमें रेसिमी मिक्सचर मिल रहा है। तो हम क्या सजेस्ट करेंगे कि यदि किसी कायरल रिएक्टेंट से हमें रेसिमी मिक्सचर मिल रहा है तो बीच में निश्चित रूप से कोई ऐसी इंटरमीडिएट बन रही है जो कायरलिटी को लोस्ट कर रही है, अर्थात अकायरल इंटरमीडिएट बन रही है। क्या कह रहा हूं मैं? अकायरल। अकायरल का मतलब जो कोई अपने मिरर इमेज पे क्या हो जाए? सुपर इंपोज हो जाए। तो इसमें क्या हुआ? धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये अपने पास क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनेगा और फिर इसे कार्बोकैटायन पे OH माइनस ऊपर से भी जुड़ सकता है और नीचे से भी जुड़ सकता है। हालांकि यहां पर मैंने थिको डॉट लाइन बनाई है, तो थिको डॉट का मतलब जैसे ये मेथिल समूह है, यहां पर ये H है, पीछे की साइड में H है, ये मेथिल है, और बीच में क्या निकला? फेनिल समूह। तो ये OH माइनस इधर से भी जुड़ सकता है और इधर से भी जुड़ सकता है, दोनों साइड से बराबर चांसेज है। ये प्लेनर इंटरमीडिएट है। तो हमारे को यहां पे क्या मिलता है? रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। कौन सा? रेसिमी मिक्सचर। तो रेसिमी मिक्सचर का मिलना इस बात का इंडिकेशन है कि जरूर कोई अकायरल इंटरमीडिएट बनी है। इसे हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? SN1 मैकेनिज्म। लेकिन हमने ये अगर SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो हमें शुरू में क्या काम में लिया? कायरल रिएक्टेंट। और यदि प्रोडक्ट भी क्या मिलता अपने को? कायरल ही मिलता। प्रोडक्ट भी क्या मिलता अपने को? कायरल ही मिलता। तो हम क्या कहते हैं? और वो भी यदि ये वाला प्लस आइसोमर है और वो माइनस आइसोमर बन जाए तब ये कहते थे कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कहते हैं कि उसमें कौन सा मैकेनिज्म लागू हुआ है? SN2 मैकेनिज्म। अब SN1 और SN2 का फैसला हम कर सकते हैं। कैसे? कि यदि हमें रेसिमी मिक्सचर मिलता है तो हम कहेंगे उसमें SN1 मैकेनिज्म चल रहा है, और यदि उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन वाला प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम कहेंगे उसमें SN2 मैकेनिज्म चल रहा है। यहाँ जो ये पर्टिकुलर एग्जांपल है इसमें हमारे को रेसिमी मिक्सचर मिलता है एक्चुअल में, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म लागू होगा? SN1 मैकेनिज्म इसमें लागू होता है। अब अपन काइनेटिक स्टडी के द्वारा भी मैकेनिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे
ये अपने पास मेथिल ब्रोमाइड है और ये अपने पास टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। जब हम दोनों के अंदर क्या बेसिक मीडियम में इनका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, जैसे इसमें NaOH डाल दिया मैंने, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट बन गया अपने पास। और जब इसकी काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन आती है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आती है। कौन सी? सेकंड ऑर्डर। और जब रिएक्शन अपने को सेकंड ऑर्डर प्राप्त हो जाए, अब आपको सेकंड ऑर्डर कैसे, ये काइनेटिक्स का विषय है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्किल हैलाइड एज वेल एज NaOH दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसका मतलब मैकेनिज्म इसमें SN1 नहीं होगा। कौन सा मैकेनिज्म लागू होगा इसमें? SN2 मैकेनिज्म लागू होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिख करके उसमें थोड़ा सा NaOH डाल दें, सिंपली मैंने H2 लिखा है पर आप हल्का सा इसमें क्या डाल दें? NaOH, तो यहां पर भी क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन जब इस रिएक्शन का ओपन ऑर्डर निकालते हैं तो ये सिर्फ क्या आती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन आती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होना इस बात का संकेत है कि अभिक्रिया में SN1 मैकेनिज्म लागू हुआ है, न कि SN2 मैकेनिज्म लागू हुआ है। तो अपन SN1 और SN2 मैकेनिज्म को पता कर सकते हैं, के द्वारा पता कर सकते हैं। ये अपने पास इसकी काइनेटिक स्टडी हो गई मैकेनिज्म पता करने के लिए, ये अपने पास स्टीरियोकेमिकल स्टडी हो गई, ये कहां से बॉन्ड टूट रहा है ये अपन आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा पता लगा सकते हैं। यहां अपन इंटरमीडिएट का अध्ययन करके भी मैकेनिज्म सजेस्ट कर सकते हैं। यहां अपन प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करके भी क्या कर सकते हैं? मैकेनिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन रिएक्शन मैकेनिज्म का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं इन मेथड्स को काम में लेकर के। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।